Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Welcome to another edition of the discussion related to second year chemistry. और आज हमने एक नया चैप्टर शुरू करना है which is chapter number 23 of your book which is related to environmental chemistry. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल हैव अ लुक एट व्हाट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बेसिकली इज, और इसके बाद फिर हम इसके सेगमेंट्स की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के डिफाइन करते हैं एज द स्टडी ऑफ सोर्सेस, reactions, effects, sources, reactions, effects, transport and fate of chemical substances present in the air, water and soil, as well as their effect on human health and natural environment. So what is environmental chemistry? It is the study of sources, reactions, effect, transport and fate of chemical substances present in the air, water, soil as well as their effect on human health and natural environment। की सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम आते हैं इसके सेगमेंट्स की तरफ। सेगमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट के कितने सेगमेंट्स हैं, लेट्स एनालाइज दैट। ठीक है, एनालाइज जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि एनवायरमेंट के बेसिकली 4 सेगमेंट्स होते हैं। देयर आर 4 सेगमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट व्हिच इंक्लूड, सबसे पहले आपने शुरुआत कहां से करनी है, यू गॉट टू स्टार्ट फ्रॉम लिथोस्फीयर के बाद नंबर 2 इज हाइड्रोस्फीयर के बाद तीसरे नंबर पर एटमॉस्फेयर आ जाता है, और एटमॉस्फेयर के बाद 4th नंबर पर आएगा बायोस्फीयर। तो ये 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ठीक है, इसमें से एक एक करके हमने इनकी एनालिसिस करनी है। सबसे पहले हमने शुरुआत कहां से करनी है, लेट अस स्टार्ट विद लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज अ वर्ड व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लिथोस। लिथोस का मतलब रॉक होता है। ठीक है, तो ये लिथोस्फीयर बेसिकली क्या है, ये दुनिया के खुश्की वाले हिस्से को कहते हैं। दुनिया को आप तकसीम कर सकते हो 2 हिस्सों में, एक खुश्की है और दूसरा पानी है। 75% ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर, जो हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर में, और जो 25% खुश्की रह गई है उसको हमने लिथोस्फीयर में एनालाइज करना है। ठीक है, तो लिथोस्फीयर में सिंस इट मीन्स रॉक, इट इंक्लूड्स व्हाट, इट इंक्लूड्स सॉइल। लिथोस्फीयर में सॉइल इंक्लूड होता है, अर्थ, रॉक्स और चौथा माउंटेन्स। रॉक्स, सॉइल एंड अर्थ, ये 4 चीजें जो हैं वो लिथोस्फीयर में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो सॉइल में कॉम्प्लिकेशन अगर हम देखें, इसकी कॉम्पोजिशन देखें, सॉइल इज मेनली मेड अप ऑफ व्हाट, इसकी भी कॉम्पोजिशन आपको बता दी है कि सॉइल में आपको मिनरल्स मिलेंगे। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स। नंबर 2, इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें पानी भी मिला हुआ है।
पानी, ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स को जब आप मिलाओगे, इससे जो मिक्सचर प्रोड्यूस होता है वो क्या कहलाता है? सॉइल कहलाता है। इसको इस्तेमाल हम बेसिकली क्या करते हैं? सॉइल इज बेसिकली यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, ज़राअत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे यू कैन गेट वेरियस काइंड्स ऑफ क्रॉप्स हमें मिल सकते हैं। और इसकी जो डेप्थ है ज़मीन के अंदर, ये कितनी होती है? इट एक्सटेंड्स अप टिल 100 किलोमीटर्स। 100 किलोमीटर की डेप्थ तक जो है वो आपको सॉइल मिलेगा, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं, मादनियात होते हैं, जिसको हम निकालते हैं यहाँ से। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें हाइड्रोस्फीयर की है। लाइक आई टोल्ड यू, हाइड्रोस्फीयर बेसिकली इज द वाटर पोर्शन। हाइड्रोस्फीयर, पानी वाला जो हिस्सा है, इसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और हाइड्रोस्फीयर तकरीबन 75% होता है दुनिया का। लिथोस्फीयर रॉक है, 25% जो है वो ये है, लिथोस्फीयर है। और 75% जो दुनिया का है वो हाइड्रोस्फीयर है, इसमें पानी मौजूद है। ठीक है, राइट, कवर्ड बाय वाटर। इसमें ओशंस कंटेन अबाउट 97% ऑफ ऑल द वाटर प्रेजेंट इन द अर्थ। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज नोट करें, ये जो बड़े बड़े समंदर होते हैं, इसमें पानी 97, दुनिया का 97% पानी जो है वो आपको ओशंस की हालत में मिलेगा। अब चूंकि ये खारा पानी होता है, तो इसको हम क्या नहीं कर सकते? इट इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। ठीक है, इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो इसमें से 2% होता है अर्थ वाटर का, ठीक है, ये मौजूद किस तरह होता है, इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप्स। इनमें जो पानी की परसेंटेज होती है वो कितनी होती है? वो तकरीबन 2% होती है। 2% इज प्रेजेंट। और इसमें से जो फ्रेश वाटर होता है जिसको आप इस्तेमाल करोगे, वो सिर्फ 1% है। 1% इज लेफ्ट एज फ्रेश वाटर, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं खाने पीने धोने वगैरह के लिए, इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो 1% है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? इट इंक्लूड्स रिवर्स भी हैं इसमें, बड़े बड़े जो लेक्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है, स्ट्रीम्स भी इसमें मौजूद हैं। और इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर है, कुएं वगैरह हो गए या ट्यूबवेल वगैरह हो गए, इसमें से जो पानी निकालते हैं, ये सारा कुछ जो है वो ये 1% जो है वो कंस्टिट्यूट करता है। और इसको हम इस्तेमाल किस में करते हैं? यूज इट फॉर इरिगेशन 30%, थर्मल पावर प्लांट्स जिससे बिजली बनती है उसमें 50% यूज होता है, इंडस्ट्री में 12%, और डोमेस्टिक पर्पसेस जो घर इस्तेमाल करते हैं वो इसका टोटल सिर्फ 8% है। ठीक है, तो ये तो पानी की तकसीम हमने कर दी कि पानी मौजूद कहाँ पर है और इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दैट इज बेसिकली बायोस्फीयर। बायोस्फीयर है, अब बायोस्फीयर इज द प्लेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स। ठीक है, लिविंग बींग्स जहां पर मौजूद हैं उस रीजन को बायोस्फीयर कहा जाता है। अब इसकी है कितनी? मतलब इट हैज बीन गिवन एज 10,000 मीटर्स बिलो सी लेवल, 10,000 मीटर्स बिलो सी लेवल जहाँ ये जो लाइफ है वो एग्जिस्ट कर सकती है, और टू 6,000 मीटर्स अबव सी लेवल, 6,000 मीटर अबव सी लेवल। ये दो ऐसे मतलब एक्सट्रीम्स आपको बता दिए हैं, एक अबव और दूसरा बिलो सी लेवल। इन दोनों के बीच में आपको क्या मिलेगी? आपको लाइफ मिलती है। ठीक है, राइट। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं कि इसकी तरफ, वेलकम टुवर्ड्स एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आपको पता है कि दिस बेसिकली इज द लेयर ऑफ व्हाट? लेयर ऑफ गैसेस विच सराउंड द अर्थ। ठीक है, अर्थ को जो लेयर ऑफ गैसेस हैं जो सराउंड करते हैं उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब ये जो एटमॉस्फेयर है इसको आप क्या कर सकते हो? डिपेंडिंग अपॉन इट्स distance from the surface of the earth, you can divide this into 4 different portions. तो एटमॉस्फेयर की क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं कि इसमें 4 हिस्सों में, एक है ट्रोपोस्फियर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, तीसरा क्या है? द थर्ड वन इज मीजोस्फियर, और सबसे आखिर में यू गॉट थर्मोस्फियर। ये 4 पोर्शंस हैं किसके? ये 4 पोर्शंस हैं एटमॉस्फेयर के। ठीक है, तो जो ट्रोपोस्फियर है उसकी जो लेंथ है वो सरफेस ऑफ द अर्थ से 11 किलोमीटर तक, 0 से लेके 11 किलोमीटर तक का जो फासला है ये ट्रोपोस्फियर कहलाता है। और इसमें आपको जितने भी गैसेस मौजूद हैं अराउंड द अर्थ वो आपको मिलेंगी। कंपोजिशन आपको पहले से पता है कि हवा में
नाइट्रोजन तकरीबन 78% मौजूद है, ऑक्सीजन इज अराउंड 21%। इसके अलावा व्हाट डज इट कंटेन? इट कंटेन्स आर्गॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आर्गॉन इज अ नोबल गैस, 0.93% मौजूद है, और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज 0.03 है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपको सिर्फ ट्रोपोस्फियर में मिलेंगी। ठीक है, ट्रोपोस्फियर के बाहर अगर आप जाओगे तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज बियॉन्ड दिस पॉइंट ऑक्सीजन डजंट एग्जिस्ट। ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा तो लाइफ को सस्टेन करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, टोटल जो थिकनेस है एटमॉस्फेयर का, दैट इज अबाउट 500 किलोमीटर्स अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ से लेके 500 किलोमीटर तक का जो फासला है, इस फासले को आप एटमॉस्फेयर कह सकते हो, जिसको आपने तकसीम किया है 4 डिफरेंट हिस्सों में। तो 0 से लेके 11 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जिसके अंदर पूरे के पूरे गैसेस, जितने हमें गैसेस पता है वो सारे के सारी इसी चीजों में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो लाइफ इज सस्टेन्ड एट दिस पॉइंट। इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर में जब आप आओगे तो 11 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक ये जो फासला है, इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि स्ट्रेटोस्फीयर इज द पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर ओजोन इज प्रेजेंट, O3 मौजूद है। और ओजोन का यहां पर क्या है? जैसे मैंने आपको कहा कि ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग लाइफ को सस्टेन ऑक्सीजन करता है। उसी तरीके से ओजोन क्या करता है? ओजोन बेसिकली एक्ट्स एज अ फिल्टर के तौर पर एक्ट करता है, which stops UV रेडिएशंस के ये रोक लेता है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो सन और दूसरे सोर्सेज से निकल रही होती हैं उसको जमीन तक पहुंचने नहीं देता, क्योंकि जमीन तक पहुंचेगा तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कैन कॉज स्किन कैंसर। तो प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर ये मौजूद है अराउंड द अर्थ, जो हमें इन जैसी चीजों से बचाता है। तो ये जो ओजोन है, ओजोन की प्रेजेंस आपको स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर मिलेगी, और उसकी लेंथ भी मैंने आपको बता दी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज मेसोस्फीयर, व्हिच एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 टू 85 किलोमीटर्स। इस बीच का जो डिस्टेंस है इसको मेसोस्फीयर कहते हैं। और थर्मोस्फीयर जो है वो 85 किलोमीटर से आगे 500 किलोमीटर तक ये जो पोर्शन है ये थर्मोस्फीयर कहलाता है। और थर्मोस्फीयर थर्म, हीट से निकला है, तो सबसे जो गर्म पोर्शन है एटमॉस्फेयर का वो थर्मोस्फीयर होगा बेसिकली। तो एटमॉस्फेयर को बेस्ड ऑन इट्स कॉम्पोजिशन, बेस्ड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें से हमने क्या करना है? इसमें से हमने पढ़ना है ट्रोपोस्फियर की केमिस्ट्री को। इसको एनालाइज कर लेते हैं और यहां पर हेडिंग दे देते हैं केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज जो है इसकी हाइट है, वो मैं आपको बता चुका हूं। 0 से लेके 11 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड करता है। 70% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास आपको ट्रोपोस्फियर में मिलेगा, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि मेजॉरिटी ऑफ द गैसेस जो हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करते हैं, इनकी प्रेजेंस आपको ट्रोपोस्फियर के अंदर मिलेगी। उसके अलावा अगर आपको अगर आप कोशिश करोगे गैस ढूंढने की, तो स्ट्रेटोस्फियर में शायद आपको ओजोन मिल जाए बहुत कम क्वांटिटी में, लेकिन उसके अलावा और किसी लेयर में आपको कोई गैस प्रोबेबली शायद ना मिले। तो इसलिए कहते हैं कि 70% जो है वो गैस वो इसी में मौजूद होता है। और जिंदगी, लाइफ एग्जिस्ट इन दिस रीजन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और सारे के सारे जो प्रोसेस हैं, जो हवाएं चलती हैं या बारिशें वगैरह जो होती हैं, जो बादल बनते हैं, वो सारा का सारा इसी में मौजूद होता है। ठीक है, सिलसिला इसका। टेम्परेचर जो है इसका डिक्रीज होता है यूनिफॉर्मली विद द इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड, मिनिमम ऑफ -56 एट अबाउट 11 किलोमीटर्स। सबसे कम टेम्परेचर -56 है और मैक्सिमम 15 है, ये याद रखें। 15 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम, और ये एक्सटेंड होता है अप टिल -56 डिग्री सेंटीग्रेड। जितना आप दूर जाते जाओगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, टेम्परेचर उतना ही क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। जो इसमें मौजूद हैं गैसेस, उनके बारे में तो मैंने आपको बता दी है, सारी की सारी चीज़ें होती हैं। और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग द अल्टीट्यूड। जो मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑब्जर्व होता है दैट इज व्हाइल गोइंग इनटू द सी। समंदर के अंदर जब हम डीप सी डाइविंग करते हैं तो उसमें प्रेशर इंक्रीज होता है फिर समंदर के ऊपर, और जैसे जैसे आप अल्टीट्यूड को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इनका प्रेशर क्या होता जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो समंदर के ऊपर तो आपको पता है कि एट सी
सी लेवल पर अगर हम प्रेशर चेक करें तो दैट इज अराउंड 760 टॉर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन अगर हम 100 किलोमीटर्स के फासले पर चेक करें, 100 किलोमीटर पर जाके वहां पर प्रेशर को चेक करें तो टॉर में इसकी वैल्यू होगी 0.0023, 0.0023 टॉर। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फियर। केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस इनिशिएटेड बाय सनलाइट आर कॉल्ड एज फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस मींस, पहले यहां पर क्या कर लेते हैं, लेट अस गिव द हेडिंग फोटोकेमिकल reactions taking place in the presence of सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होंगे उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ व्हाट, ऑफ कन्वर्जन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन एंड वाइस वर्सा। इनकी जो रिकम्बिनेशंस होती हैं आपस में एक दूसरे में, ये एक एग्जांपल के तौर पर कोट किया जा सकता है फोटोकेमिकल रिएक्शन में। जो होता है बेसिकली किसमें, इट हैपेंस इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, अब आ जाते हैं किसकी तरफ, जो रिएक्शंस हैं असल में ऑक्सीजन के और बाकी सारी चीजों के देख लेते हैं। ऑक्सीजन के रिएक्शंस में सबसे पहली चीज जो है दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप देख सकते हो। नंबर 1 इज रस्टिंग ऑफ आयरन। हवा में आपको पता है कि ऑक्सीजन 21% पहले से मौजूद है और ये प्रोड्यूस कौन करता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम प्लांट्स इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की हम जब एग्जांपल देखते हैं तो उसमें आयरन कम्स इनटू कांटेक्ट विद व्हाट, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन को जनरली अगर आपने लिखना है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, आयरन की कंबिनेशन आपने करनी है ऑक्सीजन के साथ, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की प्रेजेंस में करना है। इसलिए कहते हैं जब नमी होती है हवा में तो वो क्या करता है, वो इस प्रोसेस को तेज कर देता है। जहां पर हवा में नमी मौजूद नहीं होती तो वहां पर क्या नहीं होगा, वहां पर इतना ज्यादा जंग नहीं लगता। ठीक है, तो ये मौजूद पानी और ऑक्सीजन और आयरन, इन तीनों की कॉम्बिनेशन से बनता है which produces hydrated iron 3 oxide। आयरन 3 ऑक्साइड को हम कैसे लिख सकते हैं, Fe2O3। ये जंग का फॉर्मूला है और दिस इज व्हाट वी कॉल रस्ट। तो रस्ट की फॉर्मेशन ऐसे होती है जब आप इन तीन चीजों को आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करोगे। ये एक एग्जांपल है इसकी। दूसरी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन की। ओजोन की फॉर्मेशन की हेडिंग हम दे देते हैं ओजोन फॉर्मेशन ऑफ ओजोन में यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट। ऑक्सीजन और यहां पर H न्यू गिवन है। H न्यू बेसिकली इंडिकेट्स सोर्स ऑफ एनर्जी सोर्स है, फोटॉन्स कह सकते हैं। जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ये ऑक्सीजन को क्या कर देता है, तोड़ देता है दो हिस्सों में। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 एटॉमिक ऑक्सीजन या फ्री रेडिकल्स ऑक्सीजन के प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब प्रोडक्शन जब ओजोन की होती है तो उसमें फ्री रेडिकल्स कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, एंड दे प्रोड्यूस दिस, सी यू टेक फ्री रेडिकल ऑफ ऑक्सीजन, कंबाइन इट विथ O2। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ M नाइट्रोजन भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ O3, ओजोन प्रोड्यूस हो जाता है अलॉन्ग विथ M। वो क्या करता है, M बेसिकली अब्सॉर्ब करता है एक्सेस एनर्जी को विच इज लिबरेटेड बाय द ओजोन फॉर्मेशन। इससे पता चल रहा है कि ये जो ओजोन फॉर्मेशन है दिस बेसिकली इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है दिस इज अब्सॉर्ब बाय व्हाट, दिस इज अब्सॉर्ब बाय M इसको अब्सॉर्ब कर लेता है। M ऑक्सीजन भी हो सकता है या नाइट्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो होगी फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। इसके अलावा यू गॉट द रिएक्शन ऑफ व्हाट, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, सबसे पहले तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को समझ लेते हैं। रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को जनरली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज NOx।
के तौर पर आप इसे रिप्रेजेंट करोगे। और ये होते कितने टाइप्स के? देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले तो है N2O। ये इतना ज्यादा कॉमन नहीं होता। दिस इज व्हाट वी कॉल नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। देन यू गॉट नाइट्रिक ऑक्साइड NO, इसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है NO2। दिस इज व्हाट वी कॉल नाइट्रोजन परऑक्साइड। इसको नाइट्रोजन परऑक्साइड भी कहा जाता है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, ठीक है। रिएक्शंस को अंडरगो करते हैं इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पर शर्त सनलाइट की प्रेजेंस की नहीं है कि नाइट्रोजन के कंपाउंड्स सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे, दे कैन आल्सो रिएक्ट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, राइट। तो ये हो गए ड्यू ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगे इसमें NO एंड NO2 दे आर कन्वर्टेड इनटू HNO3। ये जो 2 कंपाउंड्स हैं इसकी कन्वर्जन हमने करनी है किसमें? HNO3 में। ये होता है किसमें? ये होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन में। ड्यूरिंग अ फोटोकेमिकल रिएक्शन ये जो 2 ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन के NO and NO2 दीज आर कन्वर्टेड इनटू HNO3 और ये इज रिमूव्ड फ्रॉम द एयर एज एसिड रेन। एसिड रेन का फिनोमेना ये क्या करते हैं? ये शो करते हैं, ठीक है, राइट। सो इसके बाद फिर हम आ जाते हैं कि इसकी तरफ। वेलकम टुवर्ड्स द रिएक्शन ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स। रिएक्शंस ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स। सल्फर के ऑक्साइड्स के रिएक्शंस हैं। अब सल्फर के ऑक्साइड्स हैं कितने किस्म के? जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मैंने आपको बताए थे कि ये 3 किस्म के होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड्स आर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स। एक है SO2 और दूसरा है SO3। ये 2 मुख्तलिफ किस्म के ऑक्साइड्स होते हैं और इनको हम प्रोड्यूस कहाँ से करते हैं? बेसिकली फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोसेस या वोल्केनोज से इनको प्रोड्यूस किया जाता है। और प्रोडक्शन कैसे होती है इनकी? प्रोडक्शन सल्फर डाइऑक्साइड की होती है व्हेन यू कंबाइन एलिमेंटल सल्फर विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस SO2। सल्फर मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटीज इन फॉसिल फ्यूल्स। पेट्रोलियम वगैरह में इम्प्योरिटी की फॉर्म में होता है। तो जब हम पेट्रोल को जलाते हैं तो उसके अंदर जो सल्फर मौजूद होता है इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस SO2 प्रोड्यूस कर जाता है और इसकी प्रोडक्शन के बाद SO3 प्रोड्यूस होता है। तो बुनियादी डिफरेंस इन दोनों कंपाउंड्स में अगर हम देखें तो वो ये है कि SO2 कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल सल्फर एलिमेंटल ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से SO2 बन सकता है। लेकिन SO3 को बनाने के लिए आपने क्या करना है? SO3 को बनाने के लिए SO2 की फॉर्मेशन पहले जरूरी है। इसकी फॉर्मेशन के बाद यू विल टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, कंबाइन इट विद अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ SO3। ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनको प्रोड्यूस किया जाता है और इनकी फिर आगे कॉम्बिनेशन जब वाटर वेपर्स के साथ होती है, जैसे यहां पर मैंने आपको कहा फोटोकेमिकल रिएक्शन में NO एंड NO2 की कॉम्बिनेशन जब बारिश के साथ होती है तो ये HNO3 बनाते हैं। इसी तरीके से SO3 की कॉम्बिनेशन जब होती है पानी के मॉलिक्यूल के साथ, SO3 when it combines with H2O it produces H2SO4, sulfuric acid प्रोड्यूस करता है which is removed in the form of acid rains। ठीक है, तो ये है रिएक्शन सल्फर के ऑक्साइड्स के। ठीक है, यहां तक आगे कंप्लीट बात। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स। सबसे पहले तो आपने समझना ये है कि पोल्यूटेंट है क्या। पोल्यूटेंट्स को यहां पर डिफाइन कर लेते हैं कि सब्सटेंसेस दैट हैज अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द living organism or their environment। लिविंग ऑर्गेनिज्म पर या उसके एनवायरमेंट पर किसी भी सब्सटेंस का जो हार्मफुल इफेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज व्हाट वी कॉल पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स काफी किस्म के हैं जिसको एक एक करके हम एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? विल हैव अ लुक एट द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के ऑक्साइड्स की एनालिसिस हम करेंगे। कार्बन के ऑक्साइड्स हैं कितने? वैसे 2 ही टाइप्स के हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है। जनरली इसको लिखा जाता है ऐसे CO with an X,
It is of two different types, A carbon monoxide and B carbon dioxide. ये दो टाइप्स की कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इट इज अ कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस गैस। हवा से काफ़ी लाइट होता है, हल्का होता है और पानी में डिजॉल्व नहीं होता। इसकी प्रोडक्शन जो होती है दैट हैपन्स बाय द इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबस्शन जनरली तब होती है जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो। तो आप क्या करोगे, इसकी प्रोडक्शन को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, यू कैन डू इट लाइक दिस, 2C कंबाइंस विथ O2 टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO। इस तरीके से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो क्या होंगे, दे आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक और कॉजेज सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब सांस बंद कर देता है अगर आप इसको इनहेल करोगे, सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो सर दर्द हो सकता है, फटीग कमज़ोरी हो सकती है, अनकॉन्शियस बंदा बेहोश हो सकता है और इवेंचुअली मर भी सकता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम बात करें तो इट इज ऑल्सो कलरलेस गैस, ओडरलेस होता है लो कंसंट्रेशंस के ऊपर एंड शार्प एसिडिक ओडर मिलती है जब हम इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर दें, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में इसको ऐड किया जाता है सच एज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब इसकी फॉर्मेशन को अगर आपने शो करना है, यू कैन जनरली शो इट लाइक दिस, कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2। इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन को शो किया जा सकता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस किसकी वजह से ज्यादा हो रही हैं, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। बिकॉज मेजर जो सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको टेकअप कौन करता है, इट इज बीइंग टेकन अप बाय प्लांट्स। प्लांट्स इसको टेकअप करते हैं। ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां काफी ज्यादा हो गई हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा इमिट कर रहे हैं और पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो एमिशंस हैं उसको इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं किसकी तरफ, नंबर 2 विल कम टुवर्ड्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इट कैन बी जनरली रिप्रेजेंटेड एज NOx। वहां पर मैं बना के दिखा चुका हूं आपको। वैसे तो होते काफी सारे हैं लेकिन 3 ऑक्साइड्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के, जिसके बारे में यहां पर बता चुका हूं मैं आपको। एक नाइट्रस ऑक्साइड है, एक नाइट्रिक ऑक्साइड है और एक नाइट्रोजन परऑक्साइड है। ठीक है, N2O इज हाई इन कंसंट्रेशन बट नॉट कंसिडर्ड एज अ पोल्यूटेंट। इन तीनों में से ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, इसको आप क्या नहीं करोगे, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट के तौर पर इसको कंसिडर नहीं करते बिकॉज इसका प्रोबेबली शायद जो नुकसान है वो इतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, NO and NO2 जो है ये रिप्रेजेंट होते हैं एज व्हाट, एज पोल्यूटेंट्स। और ये करते क्या है, बेसिकली दे आर सबसे बड़ा जो इसका नुकसान होता है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, द प्रोडक्शन ऑफ एसिड रेन। ठीक है, डिफरेंस अगर आपने इन दोनों में करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इट इज एब्सोल्युटली कलरलेस, लेकिन जो NO2 है, NO2 इज रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन कलर का NO2 होता है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, आसानी से इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हो। इफेक्ट्स क्या हैं इनके, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टॉक्सिक होते हैं लेकिन NO इज लेस टॉक्सिक देन NO2। अगर आप इन दोनों की कंपैरिजन करके देखें तो NO2 जो है वो ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू NO। ऐसे होते दोनों जहरीले होते हैं लेकिन NO2 का जो वो है ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू NO। ठीक है, एक्सपोजर में कॉज अस्थमा हो सकता है और इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन। ओजोन बन सकता है और ओजोन हमें ट्रोपोस्फीयर में नहीं चाहिए। सबसे बड़ा नुकसान ओजोन का ये होता है कि अगर 0.5 ppm भी प्रोड्यूस हो जाए जमीन पर तो इट कैन कॉज व्हाट, इट कैन कॉज 50% डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस को डिक्रीज कर सकता है। जिससे क्या होगा, जिससे पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। तो ट्रोपोस्फीयर में ओजोन की जरूरत नहीं है, इट शुड बी जनरेटेड इन द स्ट्रेटोस्फीयर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इज कॉल्ड एज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इसको अब्रिविएट किया जाता है एज VOCs। ये वो चीजें होती हैं जो इमिट होते हैं फ्रॉम सर्टेन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ठीक है, रिलीज होते हैं फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज डीजल, गैसोलीन,
लकड़ी हो गई, कोयला हो गया या नेचुरल गैस हो गया, रिलीज फ्रॉम सॉलेंट्स जैसे पेंट्स, ग्लूज वगैरह होते हैं, इससे भी इनको क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। सबसे कॉमन जो VOCs होते हैं वो कौन से होते हैं? दे आर बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, टॉलुइन, ज़ाइलीन, स्टायरीन, टेट्राक्लोरोइथाइलिन एंड एथिलीन ग्लाइकोल। ये सारी की सारी एग्जांपल्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर ही लिया है। दो मुख्तलिफ किस्म के ऑक्साइड्स होते हैं, SO2 एंड SO3, रिएक्शन कर जाते हैं पानी के साथ तो उससे सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओजोन इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ओजोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ओजोन कैन बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ O2 विद एटॉमिक ऑक्सीजन। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ओजोन कैन बी इजीली प्रोड्यूस्ड। इट इज अकरिंग मेनली इन द स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में मौजूद होता है ज्यादा, और जो लाइफ है दुनिया में इसमें खासतौर पर ट्रोपोस्फीयर के अंदर ओजोन के नुकसानात काफी हो सकते हैं। अगर ये प्रोड्यूस होता है, इट कैन डिक्रीज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिक्रीज कर सकता है। इसके अलावा यू गॉट परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, PAN, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट होता है। इसको आपने क्या करना है, इसकी प्रोडक्शन जो होती है, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ VOCs विद द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। आप ये कह सकते हो नंबर 4 जो है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, PAN, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ VOCs विद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ जब हम VOCs को कंबाइन करते हैं, इससे जो चीज प्रोड्यूस होती है, इट इज कॉल्ड एज परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, ये क्या करता है, इट कॉजेस आई इरिटेशन, और कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाए तो एक्सटेंसिव डैमेज टू वेजिटेशन कॉज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं एटमॉस्फेयर, ये जो ऑटोमोबाइल पोल्यूटेंट्स हैं और कैटालिटिक कन्वर्टर है। ठीक है, इंजन में जब आप पेट्रोल या डीजल को जलाते हो तो इससे क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है पेट्रोल को जलाना। व्हेन यू टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C8H18, ये है पेट्रोल का फॉर्मूला, और पेट्रोल के फॉर्मूले को आप क्या करोगे, लिखोगे इस तरीके से, यू विल कंबाइन दिस विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस व्हाट, टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहां पर आप 16 पुट करोगे और यहां पर पुट करोगे 18। ठीक है, तो कितने हो गए, तकरीबन 50 को डिवाइड करें 25। ठीक है, ये है प्रोसेस जिसको आप क्या कह सकते हो, यू कैन से कि पेट्रोल को जलने वाला जो अमल है इसके अंदर, इंजन के अंदर, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। C8H18 combines with 25 molecules of oxygen to produce 16 carbon dioxide and 18 molecules of water। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये होता है कि कंबस्शन इनकम्प्लीट भी हो सकती है। इनकम्प्लीट कंबस्शन में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और काफी सारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्होंने कंबस्शन के प्रोसेस में हिस्सा ही नहीं लिया होता। ठीक है, वो भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, ऑल्सो जनरेट, ऑटोमोबाइल्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को भी जनरेट करते हैं, बिकॉज ये जो प्रोसेस है दिस इज बेसिकली एक्सोथर्मिक। तो हवा जो मौजूद होती है उसको जब एनर्जी की मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट मिल जाती है, तो उसको यूटिलाइज करते हुए नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो हवा में मौजूद है, दे विल कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। प्रोडक्शन जब इनकी हो जाती है तो ये जब रिलीज होंगे एटमॉस्फेयर के अंदर तो ऑब्वियसली पोल्यूटेंट्स हैं एंड दे कैन कॉज डैमेज। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने गाड़ी के अंदर एक कंपोनेंट को यूज करना है विच इज कॉल्ड एज कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर बेसिकली करता क्या है, जो ये कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको ऐसी चीजों में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे ज्यादा नुकसान ना हो। मसलन मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, इसको ये कन्वर्ट कैसे करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज कन्वर्टेड बैक इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, CO को कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड को तो कम करने का तरीका हमारे पास है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड अगर पहुंच जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर तो उसको रिमूव करना बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। इसी तरीके से यू गॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको ये डिवाइड कर देता है इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हार्मफुल कंपोनेंट्स नहीं होते, और वोलेटाइल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके इसको
ऑक्सीडाइज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में। तो जो मेन पोल्यूटेंट्स होते हैं, पोल्यूटेंट्स को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? दे कन्वर्ट देम इनटू कंपोनेंट्स व्हिच डू नॉट कॉज अ मेजर डैमेज टू आवर एनवायरनमेंट। ये काम होता है कैटालिटिक कन्वर्टर का। और कैटालिटिक कन्वर्टर में हम इस्तेमाल किसको करते हैं? वी कैन यूज आइदर प्लैटिनम, पलाडियम या रोडियम। ठीक है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री थिंग्स। प्लैटिनम होता है इसमें, उसके अलावा पलाडियम होता है और रोडियम होता है। ये तीन चीजों को मिला के एक चीज बनाई जाती है जिसको कैटालिटिक कन्वर्टर किया कहा जाता है। और वो क्या करेगा? वो जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उसको हार्मलेस कंपोनेंट्स में चेंज कर देता है और उसको फिर रिलीज करवा देता है किसमें? इट इज रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड। होपफुली यू विल फाइंड दिस हेल्पफुल, and until next time, Allah Hafiz.